जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। आज हम टॉप 80 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि बीपीएससी और यूपीटीसीटी दोनों के लिए है। दोनों को टारगेट करके ये क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो देर नहीं करेंगे, हम फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज बहुत ढेर सारे काम हैं इस क्लास को निपटाने के बाद। ओके, सो जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है साथियों। फिट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन। ठीक है, यानी फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 15 अगस्त 2019, 29 अगस्त 2019, 26 जनवरी 2019, 2 अक्टूबर 2019। ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन। फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू किया गया था साथियों? बहुत ही आसान सा लेकिन क्वेश्चन पेपर में आने वाला सवाल है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कब शुरू किया गया? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, दैट इज 29 अगस्त 2019 को आपका फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन 29 अगस्त 2019। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला सवाल क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। एडोलसेंस इज द सेकंड हाफ ऑफ माइंड मैचुरेशन, रिकवरी, लेस लोड यूज फॉर रिकवरी, सेक्सुअल मैचुरेशन इफेक्ट, फिजिकल मैचुरेशन सेशन। किशोरावस्था दूसरा भाग है। मन की परिपक्वता, ठीक है, रिकवरी के लिए कम लोड का उपयोग किया जाता है, यौन परिपक्वता प्रभाव, या फिर शारीरिक परिपक्वता सत्र। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ, ठीक है, यौन परिपक्वता प्रभाव, सेक्सुअल मैचुरेशन इफेक्ट। ठीक है, एडोलसेंस इज द सेकंड हाफ, ये उसका किशोरावस्था का दूसरा भाग होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट बोल सकते हैं उसको, या अवस्था बोल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने साथियों। क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द ठीक है, इन द टीचिंग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक स्वतंत्र चर है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द टीचिंग। ठीक है, टीचर, पेरेंट, सब्जेक्ट या फिर स्टूडेंट, अध्यापक, माता पिता, विषय या छात्र। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक स्वतंत्र चर है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक स्वतंत्र चर इनमें से कौन सा, ये आपको बताना है। फटाफट से बताएंगे। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात करेंगे तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक स्वतंत्र चर जो होता है साथियों, वो कौन होता है? वो हमारा अध्यापक होता है। ठीक है, एक अध्यापक होता है, अ टीचर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल। ठीक है, चौथा सवाल आपसे क्या कह रहा है? गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज। ठीक है, गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज यानी ज्ञान के लिए ज्ञान एकत्रित करना क्या कहलाता है? विश्लेषणात्मक अनुसंधान कहलाता है, मौलिक अनुसंधान कहलाता है, अनुप्रयुक्त अनुसंधान कहलाता है, या फिर ऐतिहासिक शोध कहलाता है। ठीक है, एनालिटिकल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च। ज्ञान के लिए ज्ञान एकत्रित करना क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, दैट इज फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, मौलिक अनुसंधान। ठीक है, ज्ञान के लिए ज्ञान एकत्रित करना क्या कहलाएगा भैया? मौलिक अनुसंधान कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच ओलंपियाड इज रिफर्ड टू एज द सेंटेनियल ओलंपिक गेम्स। ठीक है, सेंटेनियल ओलंपिक गेम्स। विच ओलंपियाड इज रिफर्ड टू एज द सेंटेनियल ओलंपिक गेम्स। किस ओलंपियाड को सेंटेनियल ओलंपिक गेम्स कहा जाता है साथियों? ठीक है, 25वें,
25वें ओलंपियाड को कहा जाता है, 26वें ओलंपियाड को कहा जाता है, 27वें, या फिर कितना दे रखा है 24वें, ठीक है, 25वें, 26वें, 27वें या फिर 24वें। इनमें से किस ओलंपियाड को सेंटेनियल ओलंपिक गेम्स कहा जाता है? चलो बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल अगर आप जाते हैं किसके साथ, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है, 26वें ओलंपियाड खेल जो थे वो सेंटेनियल ओलंपिक गेम्स कहलाते हैं, ठीक है, सेंटेनियल ओलंपिक गेम्स। अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है, इनमें से कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड हैं? सो नो इफेक्ट एट ऑल, यूज मोर लोड, रिकवरी इफेक्ट, लेस लोड, यूज फॉर रिकवरी, मेंटेनिंग इफेक्ट, नो इंक्रीज और डिक्रीज परफॉर्मेंस, डेवलपिंग इफेक्ट, ट्रेनिंग लोड इज टू हाई। ओके, बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं, अधिक भार का प्रयोग करें। पुनर्प्राप्ति प्रभाव, पुनर्प्राप्ति के लिए कम लोड का उपयोग किया जाता है। प्रभाव बनाए रखना, प्रदर्शन में कोई वृद्धि या कमी नहीं। विकासशील प्रभाव, प्रशिक्षण भार बहुत ही अधिक है। इनमें से क्या बोल रहा है, कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड है? सही वाला पेयर हमें बताना है, ठीक है। तो सही पेयर इसमें से कौन होगा? बिल्कुल अगर आप जाते हैं किसके साथ, दैट इज ऑप्शन सी, कि नो इंक्रीज और डिक्रीज इन परफॉर्मेंस, दैट इज मेंटेनिंग इफेक्ट। जब आपकी परफॉर्मेंस ना ही बढ़ रही है ना ही घट रही है, तो वो आपकी परफॉर्मेंस कैसे एक लेवल पे क्या है, मेंटेन होके चल रही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। चलो, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी मोटिवेशन, ठीक है, प्राइमरी मोटिवेशन का करेक्ट कॉम्बिनेशन हमें बताना है। लर्न एंड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बायोलॉजिकल ओरिएंटेड, सेल्फ प्रिजर्वेशन, कैरेक्टराइज इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसमें से कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये हमें प्राइमरी मोटिवेशन का हमें बताना है। आपके कोड्स यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। इसका हिंदी वर्जन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। प्राथमिक प्रेरणा का सही संयोजन हमें ज्ञात करना है इसमें। तो इनमें से प्राथमिक प्रेरणा का सही संयोजन क्या होगा साथियों, ठीक है। सीखा और व्यक्ति दर अलग अलग होता है। दूसरा, जैविक रूप से उन्मुख, आत्मरक्षा, विशेषता, रुचि। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वितीय और तृतीय। जैविक रूप से उन्मुख और आत्मरक्षा इसका सही संयोजन होगा साथियों, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक। इंग्लिश में देख लेते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। बायोलॉजिकल ओरिएंटेटेड एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन, ठीक है, प्राइमरी मोटिवेशन का करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा यहाँ से, ठीक है, प्राथमिक प्रेरणा का। अगले सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां सवाल। चलिए क्या कह रहा है 8वां सवाल? अरेंज द फॉलोइंग इन सिक्वेंशियल ऑर्डर एज पर अचीवमेंट मॉडल, ठीक है। ओके, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, एसेसिंग है, टीचिंग एंड इवैल्यूएशन है। कोड्स इसके दे रखे हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। हिंदी में देख लो क्या कह रहा है हिंदी में भैया। पाठ्यक्रम मॉडल के आधार पर उपलब्धि के अनुसार निम्नलिखित को क्रमिक तरीके से जोड़ना है, ठीक है। एक सेकंड, वही तो लफड़ा होता, अब सही है, क्वेश्चन कट रहे थे ना। चलो क्या कह रहा है? पाठ्यक्रम मॉडल के आधार पर उपलब्धि के अनुसार निम्नलिखित को क्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है साथियों। ऑप्शन है आपकी योजना, द्वितीय कार्यान्वयन, तृतीय आकलन और चौथा है आपका शिक्षण और मूल्यांकन, ठीक है। सो ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, इसकी कोड्स दे रखे हैं, फटाफट से बताएंगे। पाठ्यक्रम मॉडल के आधार पर
उपलब्धि के अनुसार निम्नलिखित को हमें क्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो नंबर 1 पे क्या आएगा भैया आपका? सबसे पहले तो सिंपल सी चीज़ है, योजना ही होती है, पहले प्लानिंग ही करनी पड़ती है हमें। तो नंबर 1 पे आपका पहला वाला आ जाएगा। ठीक है, नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे तो फिर कार्यान्वयन, जब प्लानिंग कर लोगे तब उसका कार्यान्वयन करना पड़ेगा, तो दूसरा भी आपका इसका सही होगा। ठीक है, कार्यान्वयन करने के बाद शिक्षण और उसका मूल्यांकन किया जाएगा भैया, तो चौथा वाला आ जाएगा तीसरे नंबर पे। फिर आखिरी में इवैल्यूएशन होता है, आकलन होता है, तो तीसरा आ जाएगा आखिरी में। ठीक है, तो ये आपका कोड सही होगा, पहला दूसरा चौथा तीसरा, पहला दूसरा चौथा तीसरा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भैया? 9वां सवाल आपसे, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स फॉलोड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेस्ट। ठीक है, राइट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर, एनालाइज द गेम, सेलेक्ट द टेस्ट आइटम्स, कंस्ट्रक्ट नॉर्म्स और एस्टैब्लिश रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ओके, हिंदी। चलो, परीक्षण के निर्माण में अपनाए गए चरणों का सही अनुक्रम पहचानना है हमको भैया। ठीक है, प्रशासन प्रक्रिया लिखें, खेल का विश्लेषण करें, परीक्षण आइटम का चयन करें, मानदंडों का निर्माण करें, विश्वसनीयता और वैधता स्थापित करें। इसका सही क्रम हमें अनुक्रम को पहचानना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या, सही क्रम की अगर हम बात करेंगे, सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। तो नंबर 1 पे आपका कौन सा आएगा भैया? नंबर 1 पे आपका आएगा ये वाला, खेल का विश्लेषण। ठीक है, नंबर 2 पे आपका आएगा परीक्षण आइटम का चयन, नंबर 3 पे आएगा आपका प्रशासन प्रक्रिया, नंबर 4 पे आपका आएगा क्या? मानदंडों का निर्माण, और नंबर 4 चौथे नंबर पे ये नहीं आएगा, चौथे नंबर पे आपका आएगा विश्वसनीयता, वैधता स्थापित करें, और 5वें नंबर पे आपका आएगा मानदंडों का निर्माण। ठीक है, ऑप्शन 2 यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, बी, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फिफ्थ एंड फोर्थ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा और छोटा कर दे, पूरा दिखने लगेगा। तो क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं ना, आई होप आपको विजिबल होगा, दिख रहा है सही से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या कह रहा है? अरेंज द स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस मेटाबॉलिज्म इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस चयापचय के चरणों को क्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस चयापचय के जो चरण हैं उनको क्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना, उनको सीक्वेंशियल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, ग्लाइकोलाइजिन, पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज और एसाइटिल CoA। चलिए ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सो नंबर 1 की बात अगर हम करेंगे तो पहले नंबर पे आपका क्या आएगा भैया? ग्लाइकोलाइजन ही आएगा। ठीक है, ग्लाइकोजन, नंबर 1 पे आपका ग्लाइकोजन आएगा। नंबर 2 की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा इसमें ग्लाइकोजन के बाद ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद आपके आ जाएगा पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड के बाद आपका आएगा चौथे नंबर पे लैक्टिक एसिड, और लास्ट में आपका आ जाएगा एसाइटिल CoA। पांचवा, पहला तीसरा चौथा दूसरा, पहला तीसरा चौथा दूसरा पांचवा, पहला नंबर 1 पे पहला है, नंबर 2 पे चौथा, पहला चौथा यहीं पर, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, 11वां सवाल, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो क्या कह रहा है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ हर्डल्स यूज्ड इन मेंस 110 मीटर रेसेस। ठीक है, 110 मीटर की जो हर्डल रेस होती, पुरुषों की बाधा दौड़ होती है, उसमें उपयोग की जाने वाली बाधाओं की मानक ऊंचाई क्या है भैया? स्टैंडर्ड हाइट क्या होगी? 0.914 मीटर
या 36 इंचेस, 0.838 मीटर और 33 इंचेस, 1.067 मीटर या 42 इंचेस, 0.762 मीटर और 30 इंचेस। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सभी का जवाब आना चाहिए, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 110 मीटर की जो पुरुषों की बाधा दौड़ होती भैया, ठीक है, उसकी हाइट पूछी है आपसे कितनी होती है हर्डल की, तो कितनी होती है? बिल्कुल अगर आप जाएंगे ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज 1.067 मीटर और 42 इंचेस। ठीक है, इंचेस वाला भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी इंचेस में भी आपसे पूछ लेता है। ओके, अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 12, 12वां सवाल है भैया, क्या कह रहा है? ठीक, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इन खो खो? खो खो में दो पोल के बीच की, जो खो खो ग्राउंड के में दो पोल लगे होते हैं, पोल से पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 24 मीटर, 24.02 मीटर, 24.40 मीटर, 24.50 मीटर। चलो फटाफट से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके ए बी सी डी। ठीक है, 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? एक पोल से दूसरे पोल की डिस्टेंस कितनी होगी? ऑप्शंस के हिसाब से जाएंगे तो 24 मीटर होगी भैया। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। चलो, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड विथ सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। इन कोड्स के हिसाब से आपको आंसर देने हैं। स्क्रीन, बैकअप, एडवांटेज, सस्पेंशन, काटा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ गेम्स के नाम दे रखे हैं आपके, इन गेम्स से रिलेटेड टर्मोलॉजीज़ हैं, वो किस किस गेम में यूज़ होती है? क्रिकेट, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, जूडो, फुटबॉल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर आपको बताना, सॉरी 13 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन कहाँ पर यूज़ होती है आपकी? बास्केटबॉल में। ठीक है, और बैकअप की बात करें तो क्रिकेट में, एडवांटेज की बात करें फुटबॉल में, सस्पेंशन की बात करें तो किस में जाएगा भैया? हैंडबॉल में। ठीक है, सस्पेंशन होता है। और काटा की बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्या? जूडो में। ठीक है, ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का 3। ठीक है, 1 2 3, क्रिकेट, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, जूडो, फुटबॉल, स्क्रीन, एडवांटेज, सस्पेंशन। ठीक है, हैंडबॉल में ही सस्पेंशन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 14, 14वां, अनदर मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, चलो 14वां सवाल क्या कह रहा है? मैच करना है इसको हमको, कोड्स आपके दे रखे हैं यहाँ पर। मिसकंडक्ट पेनल्टी इन वॉलीबॉल, फिंगर्स स्प्रेड ओपन, एक्सपल्जन इन वॉलीबॉल, डिस्क्वालिफिकेशन इन वॉलीबॉल, डिले इन सर्विस इन वॉलीबॉल। पूरा वॉलीबॉल से रिलेटेड है, हमें मैच करना है। ठीक है, जिसमें ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, रेस 8, शो रेड एंड येलो कार्ड सेपरेटली, येलो एंड रेड कार्ड ज्वाइंटली एंड रेड। चलो फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहे हैं। चलिए, कोड्स यहाँ से देख लीजिएगा, हिंदी में यहाँ पर दे रखा है आपके लिए। ओके, बताइए। सो मिसकंडक्ट पेनल्टी इन वॉलीबॉल, फिंगर्स स्प्रेड ओपन, है ना? वॉलीबॉल फिंगर्स में पेनल्टी, स्प्रेड ओपन, इसका करेक्ट मैच क्या होगा इसमें? वॉलीबॉल खेल का है पूरा ये। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है? वॉलीबॉल द्वितीय में निष्कासन के लिए क्या करते हैं? ये अलग है, यहाँ पर लाल और पीले कार्ड अलग अलग दिखाएं, पीला और लाल। इंग्लिश वाला ही देख लो, ज़्यादा सही पड़ेगा। हिंदी में एक्चुअल काफ़ी टाइपिंग में क्लोज कर दिया। ठीक है, चलो 14वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट से बताएंगे। ठीक है, सो मिसकंडक्ट पेनल्टी इन वॉलीबॉल, फिंगर्स स्प्रेड ओपन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसके लिए आपको रेड कार्ड दिया जा सकता है।
ठीक है। फिर एक्सपल्जन इन वॉलीबॉल, इसके लिए येलो और रेड कार्ड दोनों दिया जा सकता है, ठीक है, बी वाले का ये। ओके, डिस्क्वालिफिकेशन इन वॉलीबॉल में अगर डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इसके लिए क्या करते हैं भैया, इसके लिए आपको रेड एंड येलो कार्ड अलग अलग दिखाया जाता है, ठीक है। फिर डिले सर्विस, अगर सर्विस के लिए आप देर करते हो तो उसके लिए क्या करते हैं, रेस 8, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, सो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, 15वां सवाल। आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। असर्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा इन स्टेटमेंट्स के हिसाब से। स्पीड एंड स्ट्रेंथ कंबाइंस टू फॉर्म एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम कैपेसिटी टू लिफ्ट अ लोड फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट दिए हैं, उन दोनों स्टेटमेंट सही हैं गलत हैं ये आपको बताने हैं, ठीक है। गति और शक्ति मिलकर विस्फोटक शक्ति बनाते हैं। अधिकतम शक्ति किसी भार को लंबे समय तक उठाने की अधिकतम क्षमता होती है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 15, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा भैया, बिल्कुल अगर आप जाते हैं किसके साथ, ऑप्शन सी के साथ, दैट इज ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका कथन दूसरा गलत है, पहला वाला आपका सही है। गति और शक्ति मिलकर दोनों विस्फोटक शक्ति को बनाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 16वां प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है भैया, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, द टाइम टेकन फॉर अ मूवमेंट टू अकर फ्रॉम इट्स इनिशिएशन टू इट्स टर्मिनेशंस कॉल्ड, ठीक है। सही विकल्प का चयन करें, किसी आंदोलन के शुरू होने से लेकर, जो मूवमेंट होती है, से लेकर उसकी समाप्ति तक लगने वाले समय को क्या कहा जाता है भैया, ठीक है। आई थिंक इस क्वेश्चन को हमने कल भी डिस्कस किया था, कल की क्लास में। रिएक्शन टाइम कहते हैं, रिफ्लेक्स टाइम कहते हैं, मूवमेंट टाइम कहते हैं या रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं, चलो बताओ 16th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, जब कोई आंदोलन शुरू होने से लेकर उसकी समाप्ति तक जो समय लगेगा वो क्या कहलाएगा भैया, मूवमेंट टाइम कहलाएगा, है ना। गति का समय कहलाएगा, तो आंदोलन समय या गति का समय, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। 17 की बात करेंगे भैया, 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से सही ऑप्शन हमें सही सेलेक्ट करना है। क्या कह रहा है, वोमेन टुक पार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक गेम्स इन इवेंट, ठीक है। ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं ने स्पर्धा में भाग लिया था। कौन से इवेंट में भाग लिया था महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक खेल में, 100 मीटर की रेस, 200 मीटर में, 100 मीटर में, लॉन टेनिस और घुड़सवारी में, लंबी कूद और ऊंची कूद में, या फिर शॉट लगाना या भाला फेंकने में। चलो बताओ, फटाफट से बताएंगे क्या होगा सही जवाब। ओलंपिक खेल में पहली बार महिलाओं ने कौन से इवेंट में भाग लिया था, किसमें भाग लिया था, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज लंबी कूद और ऊंची कूद। लॉन्ग जंप और हाई जंप के इवेंट में सबसे पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल है 18वां प्रश्न, क्या कह रहा है, इफ द मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन 5 पॉइंट स्टैंडर्ड डेविएशन 0.20 इट्स वेरिएबल, आपने पढ़ा होगा बीपीएड में, क्या बोलते हैं उसको, स्टैटिस्टिक्स, मीन, मोड, मीडियन, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। हालांकि ये आपके टीसीटी लेवल पे ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसको छोड़ रहे हैं हम, ठीक है। कर सकते हो, आप करना चाहो, पीजीटी वाले कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ एन इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्रिएटेड फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज दैट इनेबल सक्सेस इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, यह विकलांग छात्रों के लिए बनाया गया निर्देश का एक व्यक्तिगत कार्यक्रम है जो शारीरिक शिक्षा में सफलता प्रदान करता है भैया, ठीक है। मानसिक विकलांगता, शारीरिक विकलांगता, अनुकूली विकलांगता और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, अनुकूली मानसिक शिक्षा कार्यक्रम। 19वें क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है, ठीक है, सभी का जवाब आना चाहिए। क्या होगा, बिल्कुल एडेप्टेटिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम जो होते हैं, ठीक है, जो कि विकलांग छात्रों के लिए बनाए गए दिशा निर्देश का एक व्यक्तिगत कार्यक्रम होता है, ठीक है,
जो कि शारीरिक शिक्षा में क्या प्रदान करता है भैया, आपको सक्सेस दिलाने का काम करता है, सफलता देने का काम करता है। ओके, 20वें क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, 20वां सवाल। आ जाओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इन दोनों स्टेटमेंट में से सही स्टेटमेंट हमें बताने हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्पेशल ओलंपिक रिलेटेड विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज, पैरालंपिक्स आर रिलेटेड विथ मेंटल डिसेबिलिटीज। ओके, दो स्टेटमेंट हैं आपके। ठीक है, शारीरिक विकलांगता से संबंधित विशेष ओलंपिक, मानसिक विकलांगता से संबंधित पैरालंपिक। ये दोनों स्टेटमेंट सही है गलत है ये आपको बताना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, दोनों ही दोनों क्या है, दोनों के दोनों क्या है, गलत है। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक्स आर रिलेटेड विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज, पैरालंपिक्स आर रिलेटेड विथ मेंटल डिसेबिलिटीज। स्टेटमेंट गलत होंगे दोनों। ओके, ऑप्शन बी सही होगा इसका, सेकंड। ठीक है, 20th का। नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, 21वां सवाल क्या कह रहा है भैया, विच इज द की नोट ऑफ एनी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ट्रस्ट एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग ऑल, अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, प्रोडक्टिव ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, किसी भी प्रबंधन प्रणाली में मुख्य वक्ता कौन सा है भैया, इसमें सभी के बीच विश्वास और आपसी सहयोग, समझ और अंतर्दृष्टि, अच्छे पारस्परिक संबंध, उत्पादक उन्मुख। चलो फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी के आंसर आने चाहिए। 21वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया, ठीक है, क्या होगा सही जवाब इसका, बिल्कुल एक सभी के बीच विश्वास और आपसी सहयोग जो होता है वो किसी भी प्रबंधन प्रणाली में मुख्य मैनेजमेंट सिस्टम या की नोट के रूप में हो सकता है। ठीक है, मेन की नोट के रूप में हो सकता है, ट्रस्ट एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कह रहा है भैया, विच इज एन एडवाइजरी बोर्ड फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर्स अबाउट टीचर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, भारत में शिक्षक शिक्षा के सभी मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय कौन सा है भैया, MHRD है, NCERT है, NCT है, UGC है। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। शिक्षक शिक्षा की बात हो रही, टीचर्स एजुकेशन की बात होगी जहां पर, वहां पर क्या आएगा भैया, हमेशा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन आएगा, NCTE आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 23वां सवाल। चलिए कोड यहां से देखेंगे और हिंदी में तो यहां दे ही रखा है। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लेयर्स पोजीशन व्हेन 2:3:2 सिस्टम इज एम्प्लॉय इन कबड्डी। कबड्डी में जब रेशियो 2:3:2 का हो, ठीक है, 2-3-2 हमें खिलाड़ियों का अनुक्रम रखना हो, तो उसमें पोजीशन कहाँ कहाँ पे लोग खड़े होते हैं, लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट इन, लेफ्ट कवर, सेंटर मैन, राइट कवर। ठीक है, इनका सीक्वेंस कैसे होगा, चलो फटाफट से बताएंगे। 23वां सवाल, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आपको इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, नंबर 1 पे कौन आएगा भैया, तो नंबर 1 पे कौन आएगा, आपका लेफ्ट कॉर्नर आएगा। ठीक है, नंबर 1 पे आपका आएगा लेफ्ट कॉर्नर। नंबर 2 की बात करेंगे, इसके बाद आएगा लेफ्ट इन। ठीक है, नंबर 3 की बात करेंगे, आएगा आपका लेफ्ट कवर। ठीक है, नंबर 4 की हम बात करेंगे तो सेंटर मैन आ जाएगा। यानी जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है आपका। 1 2 3 4 जो सीक्वेंस दे रखा है यही सीक्वेंस होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, 24वां सवाल। क्या कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है पूछा है, ध्यान रखिएगा, नहीं है, गलत वाला पकड़ना है हमको। ओके, सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, काइनेस्थेटिक्स, पेन सेंस और प्रेशर सेंस। ठीक है, संतुलन की भावना, काइनेस्थेटिक, दर्द की अनुभूति, दबाव की अनुभूति। ठीक है, इनके ऑप्शंस दे रखे हैं। ओके, फटाफट से बताएंगे इसमें से गलत मैच्ड कौन सा है भैया। तो गलत मैच की अगर हम बात करेंगे तो सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम,
ठीक है। संतुलन की भावना, वेस्टिब्यूल्स के रिसेप्टर्स, कान का, तो ये तो सही है भैया, ये गलत नहीं होगा। ठीक है। काइनेस्थेटिक की बात करेंगे, मस्तिष्क इंद्रिय तंत्रिकाओं द्वारा अनुभव किया जाता है। ठीक है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यही है जो गलत मैच्ड है। ठीक, ये आपका गलत मैच्ड है काइनेस्थेटिक वाला। ओके। प्रिसीव बाय नर्व्स ऑफ सेरिब्रम सेंस, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कह रहा है 25वां सवाल। ठीक है। इन द 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक व्हेन द स्ट्रेट इज 84.39 मीटर, व्हाट वुड बी द रनिंग रेडियस, क्या रनिंग डिस्टेंस रेडियस, आरडीआर। ठीक है। व्हाट वुड बी द आरडीआर एंड सीडीआर। ठीक है। चलो ओके। 400 मीटर मानक ट्रैक में जब सीधा जो स्ट्रेट होगा, ठीक है, वो 84.39 मीटर है, तो आरडीआर और सीडीआर क्या होगा भैया। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ठीक, आरडीआर और सीडीआर बताने, 2 आरडीआर दे रखे हैं, 2 सीडीआर दे रखे हैं, एक ही सीडीआर दिया है, सीडीआर तो रहेगा ही। ठीक है, यानी तीसरा वाला तो रहेगा ही। ठीक, अब यहीं से आप निकाल लो तीसरा वाला किस में है भैया, बी में है और डी में है, तो एक ही आरडीआर और एक ही सीडीआर होगा, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला और तीसरा। ठीक है। तो आरडीआर कितना होगा भैया 36.80 मीटर, और सीडीआर कितना होगा 36.50 मीटर। ओके। 25 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26वां। चलो 26वां सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ जंप शॉट स्किल्स इन बास्केटबॉल। जो बास्केटबॉल में जंप शॉट स्किल होती है उसकी सही सीक्वेंस क्रम हमें ज्ञात करना है। बास्केटबॉल में जंप शॉट कौशल का सही क्रम क्या होगा भैया। ठीक है। बॉल कलेक्शन, ग्रिप, जंप, एयर स्टे, रिलीज, फॉलो थ्रू एंड लैंडिंग। बॉल कलेक्शन, जंप, रिलीज, एयर स्टे, लैंडिंग एंड फॉलो थ्रू। जंप, बॉल कलेक्शन, रिलीज, फॉलो थ्रू, एयर स्टे एंड लैंडिंग, और जंप, बॉल कलेक्शन, फॉलो थ्रू, लैंडिंग एंड एयर स्टे। सो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बॉल को कलेक्ट करते हैं। तो बॉल को कलेक्ट में कहाँ दे रखा है, एक ही 2 जगह है, ए और बी में। फिर उसके बाद हम उसको पकड़ बनाएंगे, बॉल को क्या करेंगे, पहले कलेक्ट करेंगे, उसकी पकड़ बनाएंगे, ग्रिप बनाएंगे। तो बॉल कलेक्शन और ग्रिप जिसमें होगा बस होगी कहानी। उसके बाद आप जंप करेंगे, फिर एयर में स्टे रहेंगे, फिर रिलीज़ करेंगे, फिर फॉलो थ्रू होगा, फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे। ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कोड्स गिवन बिलो। चलो अवार्ड्स दे रखे हैं, उन अवार्ड्स को बताना है आपको, किसको किसको मिल चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड। पूनम यादव, दीपक मलिक, नितिन और विमल कुमार। चलो फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसमें से किसको मिला है भैया, विमल कुमार जी को मिला है। ओके। फिर वहीं हम एक सेकेंड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो किसको मिला, दीपक मलिक को मिला। ठीक है। फिर ओके, द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करेंगे तो किसको मिला, ये सॉरी इसके बाद है अर्जुन अवार्ड, पूनम यादव, ठीक है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार विमल कुमार। ध्यानचंद पुरस्कार की बात करेंगे तो नितिन। ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चौथा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला सवाल, अगेन मैच करना है हमको। ठीक है, चलो। सजाइटल प्लेन है, लाइन फेस डाउन है, पैरासैजिटल प्लेन है और कोरोनल प्लेन है। इसके अकॉर्डिंग हमें सही चीज़ें मैच करनी है। 28वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। ठीक है, करेक्टली मैच करना है। सजाइटल प्लेन की अगर हम बात करेंगे
तो दैट इज डिवाइड द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट। सैजिटल प्लेन क्या करता है, आपकी बॉडी को दाएं और बाएं हिस्से में बांट देता है। ओके, लाइंग फेस डाउन की जब अपना फेस आप क्या करते हैं, डाउन करते हैं, तो क्या होगा, इसका जो करेक्टली मैच्ड होगा दैट इज प्रोन पोजीशन। ये प्रोन पोजीशन या प्रोनेशन वाली जो पोजीशन होती है वो उसमें आ जाएंगी। पैरासैजिटल प्लेन की अगर बात करेंगे तो दैट इज पैरेलल टू मीडियल प्लेन, ये हमेशा मीडियल प्लेन के पैरेलल होती है। कोरोनल प्लेन की बात करेंगे दैट इज इट इज डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में, ठीक है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, 28वां सवाल क्या कह रहा है भैया, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे। चलो, अच्छा उसी का है, 28वां तो कर लिया ना हमने, हिंदी वर्जन था। चलो 29वां सवाल मैच करना है, ठीक है। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी, डायनेमिक बैलेंस और विजुअल ट्रैकिंग। चलो फटाफट से बताने हैं हमको, ठीक है। विस्फोटक शक्ति, गतिशील लचीलापन, गतिशील संतुलन, हृदय ट्रैकिंग, ठीक है। रोमन रिंग, चेस, फ्लोर एक्सरसाइज, हाई जंप, कौन कौन सी स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी या बैलेंस किस एक्सरसाइज में यूज़ होती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे दैट इज़ हाई जंप में आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ विस्फोटक शक्ति का इस्तेमाल होता है। डायनेमिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो चेस में यूज़ हो जाती है, सॉरी एक सेकेंड, डायनेमिक स्ट्रेंथ नहीं, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ आपकी हाई जंप में, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी आपकी चेस में हो जाएगी। यार कोर्स वाले में बड़ा लफड़ा होता है। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ आपका ठीक है, ठीक है, यहीं से देख लो, पहले का तो चौथा करेक्ट होगा, तो पहले का चौथा किस में दे रखा है, एक ही में दे रखा है, तो यही वाला सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का क्या दे रखा है, तीसरा डायनेमिक स्ट्रेंथ का फ्लोर एक्सरसाइज में यूज जरूरत पड़ती है। डायनेमिक बैलेंस की आपकी रोमन रिंग में पड़ती है। विजुअल ट्रैकिंग की बात करें तो आपके चेस में ज़रूरत पड़ती है, एकदम टकटकी लगा के देखना पड़ता है ना कौन सी चाल कैसे चल रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, 30वां क्वेश्चन भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। चलो ठीक है, लेटरल साइड ऑफ वेस्ट, कमर की जो लेटरल साइड होती है वो, बैक साइड ऑफ शोल्डर, शोल्डर का पिछला हिस्सा, फ्रंट साइड ऑफ, किसका फ्रंट साइड ऑफ, द बैक साइड ऑफ अपर आर्म, ठीक है। यहाँ पर मिस टाइप हो गया, हिंदी में चेक कर ले, दे रखा है तीसरा ना, बैक साइड ऑफ शोल्डर, तीसरा अग्रभाग, फ्रंट साइड ऑफ, चलो कोई नहीं, 3 का देख लेते हैं क्या होगा कैसे, ठीक है। तो लेटरल साइड ऑफ वेस्ट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, लेटरल साइड ऑफ वेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसका होगा सुपर इलियक स्किन फोल्ड, ठीक है। फिर वहीं पर बैक साइड ऑफ शोल्डर की अगर हम बात करेंगे दैट इज स्कैपुला स्किन फोल्ड। अब शोल्डर के पीछे साइड पे तो स्कैपुला ही होता है ना, हमारे 2 ठो ब्लेड होते हैं जो पीछे, ठीक है। द बैक साइड ऑफ अपर आर्म, अपर आर्म का जो पिछला हिस्सा होता है ये बाइसेप्स का स्किन फोल्ड होता है। बाइसेप्स तो आगे का हिस्सा होगा, पीछे का हिस्सा क्या होगा, ट्राइसेप्स, ठीक है। सो चौथे का तीसरा, ठीक है, इसका फ्रंट साइड ऑफ अपर आर्म होगा, ठीक है। यहाँ पर अपर आर्म दैट इज बाइसेप्स इन स्किन फोल्ड, फ्रंट साइड ऑफ अपर आर्म यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका जो होगा बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगले सवाल पे चलेंगे, 31वां, चलो असर्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या कह रहा है, पहला असर्शन कह रहा है सीखने में उत्तेजना की तीव्रता एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। सीखने में उत्तेजना की जो तीव्रता है एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि उच्च पुरस्कार और पुरस्कार भी शिक्षार्थियों के प्रयासों को तेज करते हैं, ठीक है। अब इनमें से इन कथन का क्या हाल है ये आपको बताना है, ठीक है। क्या होगा इसका सही जवाब, सीखने में उत्तेजना की तीव्रता एक महत्वपूर्ण कारक होता है, ठीक, बिल्कुल होता है। उच्च पुरस्कार और पुरस्कार भी शिक्षार्थियों के प्रयासों को तेज करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही है और उसका
जो रीज़न दे रखा है या स्पष्टीकरण दे रखा है वो भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द अर्जुन अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन, कब शुरू हुए थे अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1971, 1962, 1961, 1965। चलो फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? सभी को पता होना चाहिए 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुए थे, 1961 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे कह रहा है 33, इन एंशियंट ओलंपिक गेम्स पेनिक्रेशन इज एन इवेंट दैट मिक्सेस। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में पेनिक्रेशन एक मिश्रण वाली घटना है। कुश्ती और मुक्केबाजी, फेंकना और कूदना, लात मारना, ड्रिबलिंग करना, रथ दौड़ और पोलो, किसका मिक्सचर थी पेनिक्रेशन जो थी? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट होंगे। दैट इज रेसलिंग एंड बॉक्सिंग का मिक्सचर थी ये। ठीक है, पेनिक्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? ए ग्रुप ऑफ परमानेंट मूवमेंट डिसऑर्डर्स दैट अपीयर इन अर्ली चाइल्डहुड, अर्थराइटिस, सीज़्योर, सेरेब्रल एट्रोफी और सेरेब्रल पल्सी, स्थायी गति संबंधी विकारों का एक समूह जो बचपन में ही प्रकट हो जाता है। गठिया, जप्ती, सेरेब्रल शोष और सेरेब्रल पाल्सी। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ आप डी के साथ आप जाएंगे, आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। दैट इज सेरेब्रल पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 35, 35वां सवाल। इन ओबेस पर्सन फैट स्टोर्ड इन। ठीक है, मोटे व्यक्तियों में वसा जमा होती है कहाँ पे, कैसी जमा? एडिपोज टिश्यू में, डिस्पोज टिश्यू में, डिस्पोज ऑफ टिश्यू, ट्राइपोज टिश्यू या टर्नेपोज टिश्यू में। ठीक है, वसा ऊतक, ऊतक का निपटान, ट्राइपोज ऊतक या टर्नपोज ऊतक। चलो बताओ फटाफट से क्या होगा इसका सही जवाब? दैट इज ऑप्शन ए के साथ आप जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट हो गए, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, मोटे व्यक्तियों में वसा कहाँ जमा होती है? एडिपोज टिश्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर्ल्ड्स हेल्ड इन। पहले राष्ट्रमंडलीय खेल भैया कहाँ पर कब आयोजित किए गए थे? कब आयोजित किए गए थे? सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, करेक्ट है। 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। कहाँ हुए थे भैया? हैमिल्टन कनाडा। ठीक है, हैमिल्टन कनाडा में पहले राष्ट्रमंडलीय खेल आयोजित किए गए थे। ठीक है, 1930 में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, क्या कह रहा है 37वां? द कॉम्पिटिशन ऑर्डर फॉर रिदमिक जिम्नास्टिक इन ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स में जो रिदमिक जिम्नास्टिक या लयबद्ध जिम्नास्टिक होती है उसके लिए प्रतियोगिता का क्रम क्या होगा भैया? हुप, क्लब्स, बॉल, रोप, रिबन, रोप, क्लब्स, हुप, बॉल, रिबन, रोप, क्लब्स, हुप, रिबन, बॉल और रोप, हुप, बॉल, क्लब्स एंड रिबन। क्या होगा? सबसे पहले आती है इसमें रोप, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, रोप के बाद फिर हुप्स का काम आता है। तो रोप और हुप्स कहाँ से आते हैं? यहाँ से। उसके बाद कहीं हुप्स देने रखा तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होएगा। पहले रोप, फिर हुप, फिर बॉल, फिर क्लब्स, फिर रिबन। ठीक है, ये लयबद्ध जिम्नास्टिक का प्रतियोगिता का क्रम है। पहले रोप की प्रतियोगिता होगी रस्सी वाली, फिर इसके बाद हुप वाली होगी, फिर बॉल वाली होगी, फिर क्लब्स की होगी, फिर लास्ट में रिबन की प्रतियोगिता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, 38वां प्रश्न क्या कर रहा है? इन टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रन फॉर बेसिक ट्रेनिंग इज डन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, प्रतिभा पहचान में बुनियादी प्रशिक्षण के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग निम्नलिखित के आधार पर की जाती है। ठीक है, स्वास्थ्य और शरीर के आधार पर, माता पिता की रुचि के आधार पर, सामान्य शारीरिक प्रदर्शन के आधार पर, ठीक है, या मोटर क्षमताओं के आधार पर। फटाफट से बताएंगे, कोड्स आपके यहाँ पर दे रखे, मोटर एबिलिटीज, हेल्थ एंड फिजिक, इंटरेस्ट ऑफ पेरेंट्स, जनरल फिजिकल परफॉर्मेंस। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर भैया? क्या होगा इसका जो आंसर होगा? दैट इज मोटर एबिलिटीज के आधार पर, हेल्थ और फिजिक के आधार पर भी, और जनरल फिजिकल परफॉर्मेंस। पेरेंट्स के इंटरेस्ट का कोई मतलब नहीं होता इसमें। पहला, दूसरा और चौथा सही होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, मैच करना है भैया। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, एमएचआर, एरोबिक। ठीक है, ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, फटाफट से बताएंगे क्या होगा 39वें प्रश्न का सही जवाब भैया। सो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या कहलाता है? इजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्राइल। ठीक है,
कार्डियक आउटपुट क्या कहलाता है? अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट, 1 मिनट में कितना ब्लड जाता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। एमएचआर की बात करेंगे तो क्या हो जाता है भैया इसका? सब्सट्रैक्ट 220 एंड एच। फिर है एरोबिक लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी, जहां पर ऑक्सीजन की क्षमता ज़्यादा लग रही हो, ठीक है, खपत ज़्यादा हो रही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर, सी कहाँ था? हाँ, सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, हाँ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। चलिए 40 की बात करेंगे। 40वां प्रश्न आगे आपके अगेन सामने। चलो, मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, कन्फाउंडिंग वेरिएबल, ठीक है। ये पीजीटी वालों के लिए सवाल है, इसलिए उसको हम स्किप करेंगे। हम टीजीटी की क्लास लेके चल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें पीजीटी लेवल के भी हैं, उसको हम छोड़ेंगे, ठीक है, जो रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है। चलो, क्वेश्चन नंबर 43, 43वें प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। विच इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है। प्रतियोगिता का वर्गीकरण इसमें से कौन सा नहीं है? मेन कंपटीशन, मॉक कंपटीशन, मेजर कंपटीशन और बिल्डअप कंपटीशन। चलो फटाफट से बताएंगे। 43 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से प्रतियोगिता का वर्गीकरण कौन सा नहीं है? दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मॉक कंपटीशन कोई प्रतियोगिता का वर्गीकरण नहीं होता है, ठीक है। नकली प्रतियोगिता प्रतियोगिता के वर्गीकरण में नहीं आती, बाकी आपकी मुख्य आती है, प्रमुख आती है, बिल्डअप भी आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 44वां प्रश्न। चलो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज जनरली रिफर टू एज द ग्रैंड फादर ऑफ द जिम्नास्टिक। लो, जर्मन जिम्नास्टिक का दादा किसको कहा जाता था? ग्रैंड फादर, बाबा जी। जॉन गट्समस, फ्रेडरिक लुडविग जॉन, जैकिस रूसो एंड पर हेनरिक लिंक। आमतौर पर किसे जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता था? ठीक है, जॉन गट्समस, फ्रेडरिक लुडविग जॉन, जैक्स रूसो और पियर हेनरिक लिंक। पर हेनरिक लिंक या पियर हेनरिक लिंक, क्या होगा सही जवाब? गट्समस। ओके, ऑप्शन ए, जॉन गट्समस को जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता था। अगले सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, 45वां सवाल क्या कह रहा है भैया? व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू इवैल्यूएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस, यानी कि छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा समय कब होता है भैया? निर्देशों की शुरुआत में, निर्देशों के अंत में, केवल निर्देशों की प्रमुख इकाइयों के अंत में, या फिर संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के दौरान? इसमें होता है बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, ठीक है, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सबसे अच्छा समय होता है छात्र के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए। 46 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्या कह रहा है भैया? इन विच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फोर्स इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस? कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसेंट्रिक, आइसोकाइनेटिक और फेजिक कॉन्ट्रैक्शन। मांसपेशियों के किस संकुचन में बल प्रतिरोध से अधिक होता है भैया? गाढ़ा संकुचन, विलक्षण संकुचन, आइसोकाइनेटिक संकुचन, चरणीय। क्या होता है? बिल्कुल, अगर आप जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। मांसपेशियों के कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में बल प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। 47वें प्रश्न की बात करेंगे। क्या कह रहा है भैया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन या अनुवादात्मक गति का उदाहरण कौन कौन सा है इसमें से भैया? ठीक है, ऊंची कूद में अप्रोच रन करना, 200 मीटर की दौड़, 100 मीटर की दौड़, या फिर हथौड़ा फेंकना। हथौड़ा नहीं, हैमर थ्रो होता है ना, जिसमें तार बंधा होता है, इसे घुमा घुमा के फेंकते हैं। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन किसमें होता है भैया? ट्रांसलेटरी मोशन, अनुवादात्मक मोशन। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, 100 मीटर रेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 48वां सवाल आपके सामने है भैया। क्या कह रहा है? द एक्सपेक्टेड पॉजिटिव आउटकम्स वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स आर। ठीक है, खेलों में महिलाओं की भागीदारी के अपेक्षित सकारात्मक परिणाम हैं। ठीक, क्या क्या? सामाजिक वर्जनाओं पर काबू पाना, लैंगिक भेदभाव पर काबू पाना, प्राइड एंड प्रिजुडिस, ड्रग्स और डोपिंग। फटाफट से बताएंगे, इन कोड्स के हिसाब से हमें बताना है। क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 48 का? क्या होगा?
overcome the social taboos, okay, and overcome gender discrimination and prize and use। पहला, दूसरा और तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है, 48th का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है भैया? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग आर, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं क्या है भैया? ठीक है, या लंबी अवधि के लिए होती है या छोटी क्लास के लिए होती है, इसकी एक अनुवर्ती आलोचना है या छात्रों के विकास के लिए? चलो बताओ, इन कोड्स के हिसाब से आंसर बताने हैं आपको, ठीक है। 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 49 कौन कौन सा सही होगा? दूसरा और तीसरा। इट इज फॉर स्मॉल क्लास एंड इट हैज फॉलो अप क्रिटिक, ठीक है, अनुवर्ती आलोचना। दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। 50वां सवाल हम देखेंगे। 50वां सवाल क्या कह रहा है भैया? मैच द फॉलोइंग, ठीक है, चलो क्या कह रहा है? स्लजर, क्लब, येलो फ्लैग, स्ट्रीमलाइन इफेक्ट, किन टर्मोलॉजीज का गेम के साथ रिलेशन हमें बताना है, ठीक है। कोड्स आपके यहाँ पर दे रखे हैं, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? स्लगर की बात करें तो ये आपका सॉफ्ट बॉल में प्रयोग होने वाली चीज़ है। क्लब की बात करें तो गोल्फ में यूज़ होता है, ठीक है। येलो फ्लैग का इस्तेमाल आपका किस में होता है भैया? दैट इज़ एथलेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं हम। स्ट्रीम लाइन इफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो डिस्कस, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके, 50th क्वेश्चन का, ठीक है। सो आई होप ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने मुख्य रूप से 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इसके 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे। एक किसी क्लास में ऐड करके मैं चला दूंगा, ठीक है। एक्चुअली आज यहाँ पर विद्यालय में हमारे एक टीचर का रिटायरमेंट प्रोग्राम है, फंक्शन करना है उनका, तो इस वजह से आगे की क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, ठीक है। सो अगर आप आज की क्लास आपको बेटर लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें, ज्वाइन बटन ज़रूर लें। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।